हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हमारी चर्चा है वो हिस्ट्री पीवाईक्यू में 9 to 10 में अभी बाकी जो प्रश्न थे उन पर हमारी डिस्कशन अभी बाकी है। हमने TRE 2.0 में 6 to 8 तक के प्रश्नों को किया था। कल के सेशन में हमने 9 to 10 के कुछ प्रश्नों को किया था जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से थे। आज के प्रश्न जो हैं वो आपके मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ प्रश्न जो हैं लिए गए हैं। स्क्रीन पर देखिए पहला जो प्रश्न है, क्योंकि ज़्यादातर मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो गुलाम वंश से, जिसे कि हम दास और ममलुक वंश के नाम से भी जानते थे। अब आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंशों के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहता है। 1206 से ये लोग शुरू करते हैं और 1290 तक ये लोगों का शासन रहता है। फिर खिलजियों का शासन आता है, तो ये 1290 से लेकर 1300 जो है 40 तक शासन करते हैं। फिर हम तुगलकों का शासन देखते हैं और आगे जो है सैयद और लोदी का शासन आता है। तो सैयद से तो शायद ही कभी प्रश्न पूछा गया है TRE 4 में, तो उसे तो स्किप ही कर देना है। सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो गुलाम वंश यानी कि 1206 से 1290 ईस्वी तक का जो शासन काल रहा, यहाँ से। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का दास था। मोहम्मद गोरी का जो है दास था। मोहम्मद गोरी के मृत्युपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उन सभी पर अधिकार कर वहाँ पर दास वंश या गुलाम वंश की जो है नींव रखता है। फिर इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और यही वजह है कि इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता है, एक दास का दास। यानी कि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास रहा और उसका दास हुआ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कि उसने अपना दामाद भी नियुक्त किया था। ए है 50 लाख जीतल में, दूसरा है 1 लाख जीतल में, 2 लाख जीतल में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है कितने में जो है उसे खरीदा गया था। तो याद रखिएगा, टंका और जीतल आपने पढ़ा होगा। गुलाम वंश के अंतर्गत आपने खासकर जब इल्तुतमिश का शासनकाल पढ़ा होगा तो वहां टंका और जितल, तांबे और चांदी के सिक्कों के बारे में पढ़ा होगा। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की हम बात करें तो ये बहुत 1206 में 1210 में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था काफ़ी दिलदार व्यक्ति था, बहुत धार्मिक कार्यों में रहता था, दान वगैरह काफ़ी करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की भी उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने वाले तो लाख बख्श की उपाधि जो है दी जाती थी। इसने अपने शासनकाल में सुल्तान की पदवी नहीं धारण की थी। याद रखिएगा, सुल्तान की पदवी नहीं धारण नहीं की। याद रखिएगा, इसने जो है नहीं की। ये किस नाम से? तो ये मलिक, मलिक जो है मध्यकाल में आपने देखा होगा, या सिपल सहार, सिपल सहार की जो है पदवी धारण की थी। मलिक इसीलिए, जैसे कि आप देखेंगे कि हरियाणा में जाटों में मलिक सरनेम, तो ये कहीं ना कहीं मध्यकाल के समय की बात की जाए तो ये जागीरदार होते होंगे इनके, और जागीरदारों को ही ये पदवी दी जाती थी, मलिक, सिपहलसार। तो इस तरह की पदवी जो है कुतुबुद्दीन सालार
सलार नहीं, सिपह सालार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में, याद रखिएगा, कुतुब उल मस्जिद का निर्माण किया जो कि दिल्ली के महरौली में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन मृत्यु हो जाती है तो उसे पूरा इल्तुतमिश द्वारा कराया जाता है। बाकी इल्तुतमिश के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में ये पहला ऐसा शासक था जिसको खलीफा द्वारा जो है मान्यता, अधिकार पत्र दिया गया था। क्या 2027 में, 2028 में, 2029 में उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से 1210 में जो है ये गद्दी पर बैठा था, 1236 तक रहा था। तो इस समय मध्य में 1229 ईस्वी में यानी 1239 में जो है इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता, और कहा जाता है उसी के बाद जो है ये दिल्ली का वैधानिक सुल्तान घोषित हुआ। यानी बगदाद का खलीफा तो दिल्ली का वैधानिक सुल्तान। और वैसे भी जानते हैं आप कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश ही था, क्योंकि ऐबक और उसका एक अयोग्य पुत्र जो कुछ महीनों तक शासन किया था, उन दोनों ने लाहौर से शासन किया था। उस समय उनकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। तो दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है इल्तुतमिश को ही माना जाता है। बगदाद से मान्यता प्राप्त करने के बाद, अधिकार प्राप्त करने के बाद इसे दिल्ली का वैधानिक जो है सुल्तान घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि इसने प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए 40 लोगों का एक दल गठन किया था, संगठन बनाया था, संघ, जिसे चालीसा दल या तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। इसमें वो लोग होते थे जो उसके विश्वसनीय लोग थे, या जिन पे वो कह सकते हैं कि प्रशासन को लेकर कार्य करने की शक्ति हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं वैसे लोग जिस पर भरोसा किया जाए ये। लेकिन बलबन अपने समय काल में चालीसा दल को समाप्त करना, क्योंकि वो निरंकुश तरह के शासक चाहता, वो चाहता था कि जो मैं हूँ सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और ना रहे। तो ये याद रखिएगा कि इल्तुतमिश को बगदाद के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट, किस सुल्तान के शासन काल में एक नया पद नाइब ए मुमालिकात, टाइपिंग एरर है, मुमालिकात सृजित किया गया? क्या बहरम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये भी देखो टाइपिंग इधर ई होना चाहिए, अलाउद्दीन मसूद शाह, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। ये तीनों जो नाम है ये तीनों भी गुलाम वंश के ही शासक हैं। लेकिन गुलाम वंश में मुख्यतः जिन शासकों का नाम हम पढ़ते हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन का नाम आता है। लेकिन ये तीनों भी है जो है उन्हीं के शासनकाल से हैं। तो बताइए कि नाइब ए मुमालिकात का जो पद, एक अलग नया पद बनाया गया था, इनमें से किसके शासनकाल में जो है इसे सृजित किया गया था? देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो आराम शाह कुछ महीनों के लिए शासक बनता है। वो एक कमजोर और अयोग्य शासक था, इसलिए वहां के अमीर वर्गों ने, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार होता था, यानी एक सूबे का जो मालिक होता है, तो बदायूं का सूबेदार था, तो उसे जो है एक पत्र लिखते हैं कि वो आकर शासन करे, तो वो बनता है। लेकिन क्या होता है कि वो अपने जीवन काल में ही यह घोषित कर दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद जो है मेरी पुत्री बनेगी। लेकिन क्या किया जाता है, वहाँ के अमीर वर्गों द्वारा कुछ समय के लिए उसके एक अयोग्य पुत्र को बनाया जाता है। फिर कौन बनती है? रजिया सुल्तान बनती है। तो रजिया सुल्तान के सत्ता से हटने के बाद, जो कि मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, उसके हटने के बाद बहराम शाह को कुछ समय के लिए जो है शासक बनाया जाता है, और उसी के शासन काल में ये एक नया पद सृजित किया जाता है, नाइब ए मुमालिकात। किसके? बहराम शाह। और याद रखिएगा ये जो है 1942 के आसपास, 90 में बोल रही हूँ, ये जो है
1242, कब की बात हो रही है? 1242 के आसपास। और ये जो है कहा जाता है कि सल्तनत में काल में प्रशासन में सबसे बड़ा पद था। लेकिन जो चालीसा दल भी था वो उनकी निर्णय मानने के लिए राजा जो है बाध्य नहीं होता था। ये जो भी संगठन बनाए जाते थे, याद रखिएगा, ये जो है एक सलाहकारी परिषद के रूप में कार्य करते थे, लेकिन वो किसी भी कार्य को करने से पहले इस 40 जो दलों का संगठन होता था उससे जो है निर्णय पूछते थे, लेकिन बाध्य नहीं होता था शासक उनके निर्णयों के लिए। लेकिन जब बलबन का शासनकाल आता है तो वो निरंकुश तरीके से शासन करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जाए, तो वो क्या करता है कि चालीसा दल को जो है समाप्त कर देता है। तो ये जो पद था ये बहराम शाह के समयकाल का पद है, याद रखिए। नेक्स्ट, बलबन। देखिए, बलबन से एक प्रश्न भी पूछा गया, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? क्या अमीर शिकार, अमीर हाजिब, खास दार, उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त? यानी कि बलबन जब तक गुलाम वंश का शासक नहीं बना था उससे पूर्व जो है इसे किस जो है पद के लिए चुना गया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये शासनकाल, क्योंकि नासिरुद्दीन के शासनकाल में जो है बलबन जो है इस पद पर था, तो पूछा जा रहा है कि किस पद के लिए जो है चुना गया था, क्योंकि वो बाद में जो है नासिरुद्दीन के बाद कुछ जो है स्रोतों में ये भी मिलता है कि इसने स्वयं जहर दे दिया था, और कुछ स्रोतों में माना जाता है कि नहीं, उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। इस बात को लेकर अभी भी इतिहासकारों के बीच मतभेद बना हुआ है। तो ये जो पद के लिए था वो था खाशेदार। क्या कहलाता था? खाशेदार, यानी कि शासक के मुख्य अंग के रूप में, क्योंकि नासिरुद्दीन जो था धार्मिक कार्यों में ज्यादा ही संलिप्त रहते थे, उनका जो है शासन पर इतना ध्यान नहीं रहता था, तो सारे दायित्व जो थे निर्वहन के शासन के वो किसके हाथों में था? बलबन के ही हाथों में था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे किया था, और ऐसा माना जाता है कि सत्ता के लालच में उसने जो है उन्हें जहर देकर जो है उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन इस बात को लेकर अभी तक विवाद बना हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि खासदार पद पर जो है बलबन शासक बनने से पूर्व, लेकिन जब वो शासक बनते हैं तो वहाँ पर वो जो है राजत्व का जो सिद्धांत लाते हैं, किंगशिप ऑफ थ्योरी, उनके यहाँ इसके अलावा वो स्वयं को जिल्ले इलाही की उपाधि देते हैं, यानी ईश्वर की छाया के रूप में। जैसे ईश्वर पूरे संसार का रक्षक होता है, वैसे ही अपनी प्रजा के रक्षक के रूप में उन्होंने स्वयं को जो है जिल्ले इलाही यानी कि खुदा के छाया के रूप में माना। उसके अलावा उन्होंने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथा लाई। सिजदा होता है झुकना, पैबोस होता है सुल्तान के पैर को चूमना। तो ये, इसके अलावा उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन जो है पॉलिसी को लाए थे। इसके अलावा हम कहें तो उन्होंने एक अलग से सैन्य विभाग भी लाया था जो कि रक्षा के अंतर्गत माना जाता, तो वो था दीवाने आरिज। तो कुछ ऐसे कार्य, लेकिन वो कह सकते हैं कि एक क्रूर तरीके का शासक था। वो से जनता से ज़्यादा जो है नहीं, बल्कि वो चाहता था कि वो जो चाहे वही हो, और खासकर जो निम्न वर्ग, सोकल जो निम्न वर्ग होते हैं, उनके प्रति जो है उसकी जो है बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं होती थी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? यानी अपने मृत्यु से पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था, क्योंकि मकबरा जो है मरने के पश्चात ही बनते हैं, लेकिन उसने अपने जीवन काल में ही बना लिया था। क्या इल्तुतमिश ने ऐसा किया था, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, एक से अधिक ने, और कोई नहीं? बताइए कि किसके द्वारा जो है ऐसा किया गया था? याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने ही अपने जीवन काल में अपना मकबरा जो है बनवा लिया था। इसने अपने दरबार में न्याय का घंटा भी लगवाया था। इसके अलावा
पहले ही हमने देखा कि 1 लाख जीतल में खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था? 1 लाख जीतल में इसे खरीदा गया था। तो इसने भी अपने मुद्रा व्यवस्था को सुधार करने के लिए चांदी का टंका और तांबे, जीतल जो होता है तांबे के सिक्के को कहा जाता था मध्यकाल में, और टंका जो होता था चांदी के सिक्के, तो इसने भी अपने जो है समय काल में मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी के जो है टंका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश के समय ही आप देखेंगे कि चांदी का टंका और तांबे का जो है वो जीतल। इसके अलावा इसने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे। दरबार में न्याय का घंटा लगाया था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1236 में, याद रखिएगा इल्तुतमिश की मृत्यु होती। तो ये अपने जीवन काल में ही जो है दिल्ली में मकबरे का जो है निर्माण करवा लिया था। वो ऑप्शन ए जो है राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? आप जानते हैं कि ये अपने शासन काल में कई जो है सफल और वैसे सैन्य अभियानों को करते थे। तो अकबर के शासन काल में अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? गोंडवाना का अभियान, गुजरात का, असीरगढ़ का, कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक आपको बताना है। मुगल काल में 9 to 10 की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक जितना एनालाइज किया एक बात कि मुगलों में 9 to 10 में अकबर से और दिल्ली सल्तनत में ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं गुलाम वंश से। ये 2 चैप्टर जो है मेन है। और अगर वहीं एंशियंट की बात की जाए तो एंशियंट में इंडस वैली से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, मौर्य से पूछे गए हैं, गुप्तोत्तर से पूछे गए हैं, और दक्षिण और गुप्तोत्तर में भी वर्धन वंश है जो उससे पूछे गए हैं प्रश्न, और दक्षिण भारत के जो शासक है उसमें चोल से प्रश्न। यानी 4 9 to 10 में एंशियंट वाले के टॉपिक से, और मिडाइवल में 2 ही टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम और मुगलों में जो है अकबर से जो है आपके ज़्यादा प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं कि अकबर का अंतिम जो विजय था वो असीढ़गढ़ का 1601 में जो है असीढ़गढ़ पर जो कब्जा किया गया था, तो ये अकबर के अंतिम विजय थे। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल शासक रहा था। इसने अपने शासनकाल में कई जो है सैन्य अभियान किए और कई प्रशासनिक सुधार किए। इसके समय काल में बहुत ऐसे कार्य किए गए जो कि शेरशाह के भी समय काल में किए गए थे। इसीलिए अकबर को जो है शेरशाह को जो है अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। अकबर ने भी देखिएगा कि शेरशाह की तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसे लगाया, या फिर भूमि माप की जो इकाई थी वहाँ सन से की जाती थी, यानी सन जूट के जो रस्सी होते थे, इन्हें लोहे की जंजीर का प्रयोग किया। तो अपने प्रशासनिक सुधारों में इसने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि तीर्थ यात्रा कर पे रोक लगा देना, दास प्रथा पर रोक लगाना, जजिया कर पे रोक लगाना, मजहर की घोषणा की इन्होंने। तो ऐसे कई जो हैं इबादत खाना का निर्माण कराया। तो ये सभी जो है कई प्रशासनिक सुधारों के लिए कार्य, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष की तरह भी शासक था। भले ही इसके जो है जब इसने मजहर की घोषणा की तो बहुत लोगों का ये मानना था कि ये अलग एक धर्म, लेकिन वो धर्म नहीं कहा जा सकता। किसी भी धर्म का होता है कि उसकी अपनी जो है एक पुस्तक हो, उसकी अपनी एक व्यवस्था हो, तो ऐसा कुछ नहीं उसमें था। उसके कुछ अपने नियम थे, लेकिन वो एक अलग धर्म की तरह नहीं कहा जा सकता है। तो ये होगा असीढ़गढ़ 1601। और इसी गुजरात विजय के पश्चात जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की तो वहाँ उसके पश्चात इसने जो है क्या बोलते हैं अलाई दरवाजा का जो है निर्माण किया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है अलाई दरवाजा, उसका जो है निर्माण किया था। इबादत खाना का निर्माण, देखिए प्रश्न पूछ ही दिया गया कि इबादत खाना का निर्माण एक साथ होता है, अकबर ने कहाँ करवाया था? क्या आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में? एक से अधिक कोई नहीं। जो अलाई दरवाजा की मैं बात कर रही हूँ ये फतेहपुर सिकरी में ही है, जो विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है अलाई दरवाजा। तो ये बताना है कि इबादत खाना का निर्माण अकबर ने जो करवाया है वो कहाँ पर है, ये बताइए। अकबर ने वैसे ज़्यादातर जो इसके समय काल में क्या बोले
वास्तुकला के क्षेत्र में कार्य किए गए हैं वो ज्यादातर आगरा और फतेहपुर सिकरी में, वो याद रखिएगा। दिल्ली में जो है आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आगरा में, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक हुमायूं का मकबरा देखने को मिलेगा। अकबर के शासनकाल में अगर दिल्ली के किले में बात करें तो आपको एक दिखनेगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। बाकी अधिकांशतः आपको या तो आगरा में देखने को मिलेगा या फिर आपको फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा कि इबादत खाना का जो निर्माण करवाया गया है ये फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में जो है। और एक आपको देखने को मिलेगा जो इलाहाबाद का किला है, वो वर्तमान जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद का किला। तो ये तो नाम से ही है कि इलाहाबाद का किला तो प्रयागराज। बाकी अधिकांशतः जो है या तो आगरा में या फिर फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया। जैसे आगरा में लाल किला और दीवाने खास बनवाया गया है। क्या क्या? आगरा में लाल किला या दीवान ए खास, इसका निर्माण कराया गया है। और बाकी जो है कहा जाए जो कुछ भी बनवाया गया है वो सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा? वो फतेहपुर सिकरी में। जैसे कि बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल की अगर हम बात करें, शाही महल की बात करें, पंचमहल की बात करें, ये सभी की जो हैं ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? फतेहपुर सिकरी में। तो ये बात याद रखिएगा कि फतेहपुर सिकरी में पंचमहल, जोधाबाई का महल, ये सब जो है अलाई दरवाजा, ये सभी जो है आपको फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेगा। और एक लाहौर का किला, तो वो लाहौर में ही, जैसे इलाहाबाद का किला प्रयागराज में वैसे ही लाहौर का किला लाहौर में। तो ये सभी कुछ जो है अकबर के शासनकाल में वास्तुकला का क्षेत्र में किए गए कार्यों में से जाने जाते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? अब ये जो प्रश्न है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू हो गया। अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? वो था आपका मिडाइवल हिस्ट्री का प्रश्न। अब जो है प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री से। हमने कई बार डिस्कशन किया है कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगलों की स्थिति कमजोर हो जाती है। उसके बाद के शासक हम कह सकते हैं कि इतने जो है साम्राज्य विस्तार की बात की जाए या प्रशासनिक सुधार की बात की जाए, ऐसे कुछ कार्यों में जो है संलिप्त नहीं रहते हैं। तो इसी कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए बहुत सारे प्रांतीय शासकों ने स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी। जैसे कि हम बात करें तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां द्वारा 1717 में जो है स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी गई। इधर हैदराबाद में हम देखते हैं, कर्नाटक में, भरतपुर में, कई स्थानों पर, अवध में जो है स्वतंत्र राज्य की नींव रख दी जाती है। तो आप जानते हैं कि बंगाल का जो नवाब पद चलते रहता है, तो उसी के समय बंगाल के नवाब जो थे उन्हीं से संबंधित है प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? क्या शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, एक से अधिक कोई नहीं? आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब की घटना है? 1757 की घटना है, जो कि किसके किसके मध्य हुई थी? तो ये याद रखिएगा कि ये जो घटना सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपसे कई बार पूछा जाता है। तो 23 जून 1757 को अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव व सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है उस समय बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। तो इसे अपने पिता से जो है ये उत्तराधिकार नहीं मिला था, इसे अपने नाना से, क्योंकि इसके रियल मामा नहीं थे तो इसके नाना से इसे अधिकार मिला था। ये उनकी एक बेटी का बेटा था। तो इसकी दूसरी मौसी का बेटा भी इसके खिलाफ था, जो कि पूर्णिया का उस समय जो था वो सूबेदार था, शौकत जंग।
इधर इसकी एक छोटी मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी इसके खिलाफ थी। खुद इसका जो मुख्य सेनापति था कौन, मीर जाफर, वो भी जो है अंग्रेजों की तरफ मिला था। इसका जो दीवान था राय दुर्लभ, वो भी अंग्रेजों की तरफ मिला था। तो कहीं ना कहीं प्लासी का जो हार हुआ वो माना जाता है कि अंग्रेजों ने जो जीत हासिल की वो विश्वासघात की जीत थी, क्योंकि इसके जो अपने लोग थे वो ब्रिटिश के साथ मिल गए थे। जिसे इसने कलकत्ता का इंचार्ज बनाया था वो भी जो है जाकर अंग्रेजों से मिल गया था। तो इस युद्ध में जो है सुजाउदौला हारा जाता है। सुजाउदौला के दो ही जो है सेनापति इसके साथ थे, मीर मदान और मोहनलाल, वो दोनों भी जो है युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो सुजाउदौला भाग जाता है, लेकिन मीर जाफर के पुत्र द्वारा जो है किसी के हाथों इसकी हत्या करवा दी जाती है। और मीर जाफर ने क्यों मदद किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे लालच दिया था कि सुजाउदौला के हटते ही हम आपको बंगाल का जो है नवाब घोषित कर देंगे। तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है और इसी लालच के लिए वो जो है किसका, इसका साथ नहीं देता है। तो उस समय मुगल शासक की अगर हम बात करें तो प्लासी के युद्ध के समय था शाह आलमगीर द्वितीय। कौन था, तो शाह आलमगीर द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय नहीं, शाह आलमगीर जो द्वितीय था वो जो था मुगल शासक था, ये याद रखिएगा। तो मुगल काल को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके पढ़ लेते हैं। एक पूर्व मुगल काल यानी कि बाबर से लेके औरंगजेब तक का शासनकाल जो होता है, जिसमें मुख्य मुगल शासक रहे। इनके समय हमें कई प्रशासनिक सुधार, साम्राज्य विस्तार, सब कुछ देखने को मिला। दूसरा यानी कि 1707 से 1857 के मध्य जो शासक रहे वो उत्तर मुगल काल शासक के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें से कुछ शासकों के बारे में ही जो है हमें पढ़ना होता है, क्योंकि उनके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं इतिहास की जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध। अब देखिए प्लासी का युद्ध भी पूछा, बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। बक्सर का युद्ध कब की घटना है, तो ये है 1764 के बक्सर पे, और इसमें भी जो है किसकी जीत हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। लेकिन ये जीत जो थी अंग्रेजों की अपने बल की जीत थी, ना कि विश्वासघात से हुई जीत थी। हुआ यूं था कि जब मीर जाफर सुजाउदौला के बाद बंगाल का नवाब बना, तो कुछ समय बाद जब उस पर दबाव बढ़ने लगा अंग्रेजों की तरफ से, तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी कुछ समय काम करता है, लेकिन मीर कासिम भी जो है अंग्रेजों से नाखुश होता है, और अंग्रेज भी जो है उसके कार्यों से, क्योंकि उसने जिस तरह अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था उसने भारतीयों को भी दे दिया, तो अंग्रेज को ये बात जो है अच्छी नहीं लगी, और भी कुछ बातें थी। तो फिर क्या होता है कि मीर जाफर को हटाकर वो पुनः मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं। और कासिम जो था ये भागकर कहाँ चला जाता है, मीर कासिम भागकर चला जाता है अवध के नवाब के पास, और वहां पर मुगल जो शासक था शाह आलम द्वितीय उस समय दिल्ली से नहीं बल्कि अवध से ही जो है शासन कर रहा था। तो एक तरफ तीन हो गए, यानी कि बंगाल का अपदस्थ हटा हुआ मीर कासिम जो नवाब हुआ उस समय का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और तीसरा अवध का नवाब सुजाउदौला। ये तीनों एक तरफ थे, और एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जो आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। लेकिन क्या रॉबर्ट क्लाइव ही था बक्सर के युद्ध के समय, या वेंसीटार्ट था, या हॉलविल था? एक से अधिक कोई नहीं, ऐसे प्रश्नों में कभी एक से अधिक नहीं हो सकता। तो बताइए बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 का, 22 अक्टूबर 1764 का जो युद्ध था, इस समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था, ये याद रखिएगा। एग्जैक्ट डेट भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 22 अक्टूबर को। एक तरफ कौन था, शाह आलम सेकेंड, जो कि मुगल शासक था वर्तमान का उस समय, मुगल शासक। दूसरे एक और था अवध का जो नवाब था, अवध वाला था सुजाउदौला, और एक मीर कासिम जो कि अपदस्थ बंगाल का नवाब था। तो ये एक तरफ तीनों थे, और एक तरफ थी ब्रिटिश सेना, और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। तो इस समय याद रखिएगा जो बंगाल का गवर्नर था ये वारेन वेंसीटार्ट था। कौन था, वेंसीटार्ट।
वेंसी टाट के बाद पुनः एक बार जो है क्लाइव जो है बंगाल में 2 बार शासक रहा है। तो एक फिर वो 1765 में पुनः जो है वो बंगाल का जो है वो गवर्नर बनाया जाता है, जब वो द्वैत शासन, यानी कि जब हम पढ़ते हैं कि 1765 में इलाहाबाद के साथ 2 ट्रीटी की जाती है, जिसमें एक ट्रीटी जो है मुगल शासक के साथ होती है और दूसरी अवध के शासक के साथ। तो उस समय पुनः जो है बंगाल का जो है गवर्नर कौन बन गया था, और क्लाइव ने ही बंगाल पर जो है द्वैत शासन लागू कर दिया, जो डीआरके सिस्टम कहलाता है या ड्यूल गवर्नमेंट कहलाती है। तो वो जो है क्लाइव की ही देन है बंगाल में। तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय पटना में, देखिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी यानी इंचार्ज कौन था? क्या एलिस था, हॉलवेल था, बेरेलस्ट था, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक्सेदी? यानी 22 अक्टूबर 1764 के जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय बिहार का पूछा जा रहा है कि पटना का कौन जो है प्रभारी था, ये बात बताना है आपको। तो याद रखिए उस समय पटना का अंग्रेजी कंपनी का जो इंचार्ज था वो एलिस था। कौन था? एलिस था। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आपको जाके स्पेसिफिक बिहार के परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि एग्जाम बिहार रिलेटेड है, तो जब आप किसी क्षेत्र विशेष यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि वहाँ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हुआ, राजनीतिक परिदृश्य को देखना होता है, भौगोलिक, इन सबों को जो है समझना होता है। अगला प्रश्न है फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या वाला क्षेत्र है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या खान बहादुर ने, लियाकत अली ने, मौलवी अहमदुल्ला ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक ने, और कोई नहीं? आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का सबसे अधिक प्रभाव हमें उत्तर प्रदेश, जो कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वहीं पर पड़ा था। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरठ से शुरुआत भी जो हुई थी यहीं से हुई थी। उसके अलावा लखनऊ का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र, बरेली का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, कानपुर का क्षेत्र, कई जो क्षेत्र हैं वो 1857 के विद्रोह में प्रभावित हुए थे। तो पूछा जा रहा है फैजाबाद वाले से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मौलवी अहमदुल्ला द्वारा। वहीं अगर हम खान बहादुर खां की बात करें तो इन्होंने जो है बरेली से, और लियाकत अली ने जो किया था ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद से, और खान बहादुर खां इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने बरेली वाला जो क्षेत्र है यहां से जो है किया गया था। ये बात याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्रों की तो कानपुर से नाना साहब, जिनका सहयोग किसने दिया था? तात्या टोपे ने। वहीं लखनऊ से बात करें तो बेगम हजरत महल, जिसने अपने अल्पायु पुत्र बिजरिश खां को जो है वहां पर गद्दी पर बैठा दिया था। उसके अलावा झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन ग्वालियर में युद्ध करते वक्त ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज के हाथों जो है ये मारी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो है मुख्यतः यही क्षेत्र थे। बनारस में भी कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव जो है हमें नजर आता है, और बनारस में भी कुछ स्रोतों में वर्णन होता है कि लियाकत अली का नेतृत्व था। तो ये सभी जो है मुख्य जो है याद रखेगा। और शुरुआत जो है 1857 के विद्रोह की शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुई थी, और ये फिर मेरठ से पहले कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली जाते हैं। उस समय जो है मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो इसे ये लोग अपना नेता घोषित करते हैं। इनकी पत्नी जो होती है उनका नाम जीतल या कुछ ऐसे था, तो वो भी नेतृत्व करती हैं। लेकिन मुख्य जो है नेतृत्वकर्ता बख्श खां के हाथों में होता है, बख्त खां के हाथों में होता है। और फिर इसकी लहर बिहार में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर मुख्य नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। उनके मृत्यु उपरांत उनके भाई अमर सिंह के हाथों में जो है
उसका नेतृत्व जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजस्थान में कोटा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें कुछ जो है इसका प्रभाव नजर आता है। उड़ीसा में और असम के क्षेत्रों में जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण भारत जो है याद रखिएगा, और उत्तरी भारत भी जो है, जो जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाके हैं, इस विद्रोह से पूरी तरह जो है वो अछूते रहते। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय अब क्या हो गया था, भारत में जो है वायसराय, जैसे कि पहले बंगाल का गवर्नर, फिर क्या होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर 1833 का चार्टर एक्ट लाया जाता है, तो क्या हो जाता है फिर पद भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है। फिर 1858 के बाद जो है जो चार्टर आता है उसके बाद जो है भारत का वायसराय हो जाता है। तो वायसराय पूछा जा रहा है, डफरिन, लॉर्ड डफरिन, रिपन, कर्जन, एक से अधिक और कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। तो ये आपको बताना है। रिपन जबकि आप जानते हैं 1884 तक ही रहा था, 80 से 84 तक रहा था। तो ये बताना है आपको कि किसके समय काल में, आपको बताना है कि इस समय कौन था। तो आप जानते हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते हैं। तो इस समय वायसराय कौन था, तो इस समय वायसराय आपका था लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को हम डफरिन के दिमाग की उपज मानते हैं। तो ये याद रखिएगा। कर्जन जो है ये याद रखिएगा, बंगाल विभाजन, जब हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा 1899 से 1905 वाला ये जो समय काल होगा तो जो है लॉर्ड कर्जन का शासनकाल होगा, जिस समय हमें द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में जो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो कर्जन के समय का था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन यहां पूछा जा रहा है किस वर्ष हुआ था, यानी कि कब जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे, उदारवादी और उग्रवादी कब अलग हो गए थे। यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1905, 1907, 1909, एक से अधिक कोई नहीं। तो आप जानते हैं 1905 जो है किसके लिए जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन, यानी कि बंगाल का विभाजन। और इसी विभाजन के बाद जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी चलाए गए थे 1907 में, क्योंकि 1906 में भी क्या हुआ था कि उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य जो है स्थान, यानी कि कहां पर अधिवेशन किया जाएगा और अध्यक्षता कौन करेंगे, इन दो बातों को लेकर जो है विवाद, मतभेद जो है हुआ था। लेकिन वहां बात जो है वहीं पर शांत हो गई। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई और वहां पर स्वराज की मांग की गई पहली बार। 5 वाले का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है अध्यक्षता की थी। वहीं 1907 में पुनः एक बार उदारवादी और उग्रवादियों के मध्य कई बातों को लेकर विवाद हो गया। एक तो प्लेस को भी लेकर वहां भी हुआ, उनका मानना था कि पूना और उनका नागपुर, इस बात पर अध्यक्ष कौन बनेगा तो इस बात पर भी विवाद हुआ। इसके अतिरिक्त बंगाल विभाजन, जो उदारवादी थे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते, लेकिन उसका प्रभाव उग्रवादियों का मानना था कि पूरे जो है भारत में फैलना चाहिए। जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इस बात पर भी लेकर विवाद हुआ। उसके अतिरिक्त जो जॉर्ज पंचम नहीं, उसका नाम था, भारत में जब उनका आगमन हुआ था, जॉर्ज पंचम क्योंकि आया था 1911 में, उससे पूर्व एक जो है भारत में किसी ब्रिटिश के आगमन पे बहुत अधिक खर्च किया गया था, उस बात को भी लेकर विवाद। तो कई जो है बातों को लेकर दोनों के बीच मतभेद होने के पश्चात क्या किया गया था कि 1907 में, कब 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग गुट में हो जाते हैं। गुट तो वैसे अलग ही थे लेकिन मतलब अब दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में 1916 का जो लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन होता, वहां पुनः दोनों जो है एक हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा 1919 का एक्ट जो है आप जानते हैं, यहाँ पे पहली बार जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की जो है बात की गई। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, यहाँ पर
किंग्सफोर्ड की हत्या वाली प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इसकी बात हो रही है। ये घटना कब की थी? 1907, 1908, 1909, एक से अधिक कोई नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है मुजफ्फरपुर बमकांड, वहां का जो जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या का जो कोशिश किया गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा। तो याद रखिएगा ये घटना है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 की। लेकिन ये यहाँ पर जब बम गिराया जाता है तो किंग्सफोर्ड जो है बच जाता है और एक दूसरे अधिकारी की पत्नी जो है और उसकी बेटी की हत्या हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी जो है वो भाग निकलते हैं और अंग्रेजों के हाथों से जो है नहीं पकड़े जाते हैं अंग्रेजों के हाथों, लेकिन वो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को जो है पकड़कर उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले खुदीराम बोस ही थे। ये 18 वर्ष 8 महीने और शायद 8 दिन के ही थे जब इन्हें ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में सबसे कम उम्र तक जो है, सबसे कम उम्र की फांसी की सजा पाने वाले। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग यानी भाग किया था? 98, 78, 87, कोई नहीं, एक से अधिक। अब देखो 2 बार ही हमें ऐसे जो है संख्या याद रखने होते हैं। एक, कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी 1885 में, तो पूछ लिया जाता है कि जो मुंबई में ग्वालियर टैंक में जो है संस्कृत कॉलेज में जो है ये आयोजन किया गया था तो कितने लोग शामिल थे? तो वहां जो लोग शामिल थे 76 शामिल थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए जो दांडी यात्रा यानी कि 1930 में साबरमती से 12 मार्च को गांधी जी ने जो यात्रा निकाली तो उसमें कितने जो है सहयोगी उनके साथ थे? तो याद रखेगा 78 अनुयायियों के साथ, अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती से जो है यात्रा निकालते हैं और फिर वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और फिर 6 अप्रैल 1930 को वो जो है नमक भर मुट्ठी उठाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इसमें जो टोटल लोग शामिल थे वो है 76। सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बर्लिन में, सैन फ्रांसिस्को में, अटलांटा में, एक से अधिक और कोई नहीं। बर्लिन भी जो है इतिहास में कई बार चर्चित है, लेकिन गदर पार्टी 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा, किसके द्वारा? लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और इसमें एक पत्रिका भी निकाली गई थी, गदर पत्रिका, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि शुरुआत में उर्दू भाषा में निकाली गई थी, क्योंकि ये भी बाद में ये जो है अन्य भाषाओं में भी आई, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उसके अलावा पंजाबी, पोस्तो, ये सब कई भाषाओं में जो है इसे जो है बाद में प्रकाशित किया गया। तो सैन फ्रांसिस्को में याद रखिएगा कई सहयोगियों के साथ मिलकर लाला हरदयाल ने जो है 1 नवंबर 1930 को गदर पार्टी की स्थापना किए थे, जिसमें सोहन सिंह भाखना का नाम आता है, बरकतुल्ला का नाम आता है, ऐसे कई जो है सहयोगियों का नाम आता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 5 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 14 दिसंबर 1946 को, एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहां आपको बताना है कि किस दिवस को जो है पहली बैठक हुई थी। संविधान का जो गठन हुआ है उसका एक लंबा इतिहास है, जिसकी चर्चा हम किसी दिन एक दिन अलग से सेशन में कर लेंगे कि कैसे कैसे जिस संविधान का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसके बाद जो है संविधान तैयार हुआ था। तो पहली जो बैठक की गई थी इसकी याद रखेगा 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। और ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा,
टेम्परेरी। वहीं स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो ये जो बनाए गए 11 दिसंबर को, ये बात याद रखिएगा। इसके पीछे की स्टोरी को है एक दिन पूरा जो है चर्चा कर लेंगे कि कैसे कैसे जो है बन के हमारा संविधान तैयार हुआ है। एम.एन. रॉय का विचार, फिर गांधी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखना, फिर क्रिप्स मिशन और क्या बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव द्वारा उसे स्वीकार कर लेना, लेकिन कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर देना। फिर कैबिनेट मिशन में जो है इसे स्वीकार किया जाता है। कैबिनेट मिशन को भी मुस्लिम लीग अस्वीकार कर देता है, लेकिन कैबिनेट मिशन 2 जो है संविधान की जगह पर एक ऐसा संविधान बनाने की बात की जो सबको जो है स्वीकार हो। तो ऐसे फिर कहानी होती है, फिर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, फिर उसका प्रस्ताव आता है, फिर जो है अलग अलग भाषण होते हैं। तो ये जो प्रारूप समिति बनती है 7 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और उस प्रारूप के 3 जो हैं प्रस्ताव प्रकाशित होते हैं, फिर अलग अलग, और फिर जाकर जो है पूरा संविधान जो है तैयार होता है। तो उस पर हम अलग से एक सेशन में चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 9 to 10 क्लास के जो मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उनका डिस्कशन किया। याद रखिए कि जो हमारी क्लासेस चल रही है अभी हिस्ट्री की, उसमें सिर्फ हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पर ही चर्चा कर रहे हैं। हम एक साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।